दोस्तों हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुई। रात के 1 बज रहे हैं। मैं जयपुर से श्री गंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास एसी, जिसमें आम आदमी पार्टी की राजस्थान महिला विंग की चीफ गायत्री बिश्नोई ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की थी और उस वीडियो में उन्होंने अपने साथ हुआ ट्रेन के सफ़र के दरमियान उन्हीं की बोगी में कुछ लोग शराब पी रहे थे और अब्यूज़ दे रहे थे। यूजुअली हम जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहेवियरल चेंज पे बात हो। एक अच्छे सभ्य समाज को बनाने के लिए बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम राजनीतिक नेताओं से भी बात करते रहे हैं। मुझे ज़रूरत लगी कि गायत्री बिश्नोई से बात की जाए, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि क्या हम बैठ के उस दिन हुए इंसिडेंट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरी कोशिश ये है कि एक तो आम आदमी और राजनेताओं के बीच का जो डिफरेंस है, जो दूरियां हैं, वो कम हो। आम इंसान नेता के नज़रिए से सोच पाए और नेता आम आदमी के नज़रिए से सोच पाए। तो एक हादसा जो महिला विंग की अध्यक्ष के साथ हो सकता है, लेकिन एक आम महिला के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ऐसे में सफ़र करना। तो आज मेरे साथ गायत्री बिश्नोई हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था और एक महिला के नाते पब्लिक स्पेस में रहना कितना मुश्किल है, एक महिला के नाते राजनीति में रहना कितना मुश्किल है और अभी तक का उनका सफ़र कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी, आपने समय दिया। कि कब का हादसा है, क्या हुआ था एग्जैक्टली और क्या आपने फेस किया उस दिन? थैंक यू शालीन। सबसे पहले तो जैसा कि हम वीडियो की बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ हुई है और ये वीडियो के माध्यम से रिसेंटली आया है, पर ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी या पहली बार ही इस तरीके की कोई चीज़ हुई है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कुछ ब्रीफ देना चाहूँगी वीडियो से पहले, क्योंकि जब मैंने वीडियो डाला तो उसके बाद में अगर आप देखोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो गया और मैंने उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। तो कमेंट बॉक्स में आप देखोगे इतने सारे लोगों ने उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए उसके बारे में उन्होंने ब्रीफ दिया है वहाँ पे। आप रूट पे भी या जो भी बहुत सारे चैनल्स पे जहाँ जहाँ वो गए, आप उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर पढ़ें। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि किसी के साथ में कोई पहली बार ऐसी कोई चीज़ हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ें होती रहती है, ये चीज़ें बहुत आम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं, पर गाय बगाए हम सुनते रहते हैं, इस तरह के इंसिडेंट सुनते रहते हैं, पर वो बहुत आम तरीके से सुनते रहते हैं। इवन आप अगर ट्रेन में भी बैठोगे या बस में बैठोगे या कि जैसे भी आप ट्रैवल करते हो कहीं भी बैठोगे, हर कोई अपने इंसिडेंट बताएगा, यार मेरे साथ उस समय ऐसा हो गया था। चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है ऐसा, पुरुष क्योंकि ठीक है हैंडल हो जाता है या फिर उनको उस नज़रिए से शायद नहीं देखा जाता, तो बैलेंस आउट वहाँ पे होता है। पर महिलाओं के साथ में चीज़ें इस तरीके की आमतौर पे देखी जाती है और इस चीज़ को लेके लोग इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पर उसको रोकने के लिए या ये सोचने के लिए कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये आप अपने डे टू डे लाइफ का ये एक आपका नॉर्मल रूटीन नहीं हो चुका है, उसको ये ऑब्जेक्शनेबल है। शुरू से बताइए, इंसिडेंट हुआ क्या था, कहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, कौन सी बोगी थी, क्या ट्रेन थी? बहुत सारे लोगों को इसको लेकर के सवाल थे कमेंट में, इसमें भी मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था, बट क्योंकि वो वीडियो उस समय का जो था वो मैंने पोस्ट किया और उसके बाद में मैंने क्योंकि बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे, क्योंकि मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से भी बातचीत में थी, फिर आरपीएफ से भी मेरा रेगुलर इसको लेकर के अपडेशंस चल रहा था, तो मैं इसको लेकर के अपडेट नहीं कर पाई। एंड थैंक्स टू यू कि आपने इस बारे में बात की और मुझे यहाँ आपके माध्यम से इस चीज़ को ब्रीफली कहने का मौका मिला। सो व्हाट हैपन ऑन दैट डे, मेरा क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे तो कैंपेनिंग्स हमारी चल रही थी। सो मैं जयपुर से गंगानगर ट्रैवल कर रही थी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से और शाम का शेड्यूल होने की वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं ट्रेन से चली जाती हूँ। सेकंड क्लास एसी मैंने बुक किया और मैं ट्रेन में 9:30 बजे की मेरी ट्रेन थी टूवर्ड्स गंगानगर। तो मैं ट्रेन में गई, बैठी और जैसे होता है कि 9:30 बजे की थी तो 10 साढ़े 10 तक मैं कंफर्टेबल हुई। मैंने अपना डिनर लिया और मैं इंटरव्यूज़ देख रही थी, कोई मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे अपने, मैं इंटरव्यूज़ देख रही थी। लगभग 11:30 बजे के समय की बात है ये। बहुत तेज़ तेज़ शोर आने लगा मेरे बिल्कुल पास वाले उसमें कंपार्टमेंट से, जो बीच में जो पार्टीशन होता है वो वैसे पार्टीशन था, उसके जो दूसरी तरफ वाले थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी, आपस में बहुत ज़्यादा बहसबाजी होने लगी। बहसबाजी में वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगे एक दूसरे
से ही वो बात कर रहे थे पहले, और कुछ पैसों की भी बातचीत हो रही थी उसमें कि मेरे इतने लग गए, मेरे इतने हो गए, इस तरीके से बातचीत हो रही थी। और फिर वो एक दूसरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। देन मतलब मैं ईयरफोन लगा रखे, मैंने ईयरफोन निकाल के मैं बर्थ पे बैठ गई क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। और फिर वो किसी लेडी को लेकर के बात करने लगे कि सो दे वर टॉकिंग अबाउट किसी की बीवी के बारे में, क्या रे इसकी बीवी तो मेरे से ये वो जो भी इस तरीके से किसी बीवी को लेकर के वो लोग बहुत तेज बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। और वो बहुत गंदी गालियां दे रहे थे, बहुत गंदी, मतलब टू द एक्सट्रीम गंदी गालियां दे रहे थे। तो मैं तो थोड़ी देर तो 5-7 मिनट तो मैं ऐसे बैठ गई कि अब चुप हो जाए, अब बंद कर ले या क्या हो, मतलब मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं वहाँ पे कितने लोग हैं और ड्रंक थे वो या दारू पी रहे थे वो मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चल गया था, क्योंकि पूरी बोगी में दारू की स्मेल हो गई थी, दारू की बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी पूरी बोगी में। तो 10-15 मिनट हुए, उनकी आवाज़ और तेज़ बढ़ने लगी और इतने में ही, क्योंकि H1 मेरा जो सेकंड क्लास का था उसमें ही जो फर्स्ट क्लास का जो डिवीज़न था वो साथ में ही ऐड ऑन था उसी में ही। तो फर्स्ट क्लास से एक लेडी क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी, तब मैं कह रही हूँ कि उसने हिम्मत दिखाई और वो उनकी तरफ आई और वो उनके ऊपर चिल्ला करके बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम किस तरीके की गाली गलौज कर रहे हो, इतनी तेज़ तेज़ बात कर रहे हो, आप और भी महिलाएँ हैं इसके अंदर और तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या, और जिस तरीके की यूजुअली जो हम लोग बात करते हैं, तुम इतना गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, तुम्हारे घर में भी ऐसे बात करते हो क्या तुम, ये वो सारा वो 1.5-2 मिनट तक उनको सुना करके गई और उसने बहुत गंदे तरीके से उनको डांट लगाई, फटकार लगाई। तो वो चुप थे, तो मुझे लगा कि चलो अब इनको डांट इन्होंने सुना दिया तो अब शायद नहीं होगा, शांत हो जाएंगे अब। तो उसको गए हुए आधा मिनट भी नहीं हुआ होगा, उन लोगों ने उस लेडी को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, उस लेडी को लेकर के कि क्या कर लेगी ये डैश डैश डैश, क्या उखाड़ लेगी मेरा टाइप, इस तरीके से वो उसको लेकर के बोलने लगे। तो फिर मेरे को घबराहट हो गई, मैंने कहा यार मैं पूरी रात यहाँ सोऊंगी कैसे, दारू पी रहे हैं और पास में इस तरीके से, और उस लेडी को ही के लिए बोलने लग गए। तो इनको पता चला कि पास में इधर भी कोई लड़की है तो रात में कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अकेली थी पूरे? मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी और उस लेडी के लिए बहस होने लगी। तो फिर मैंने कहा यार मैं सेफ़ नहीं हूँ यहाँ पे, दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। मैं उठ करके ऑपोजिट डायरेक्शन से जाने लगी कि यार किसी जीआरपीएफ के या कोई किसी सिक्योरिटी को ढूंढ करके लेके आती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ पे न्यूसेंस हो रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एक डब्बा क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस किया, थर्ड क्रॉस किया, तब तक मुझे ना कोई पुलिस वाला दिखा, ना मुझे वहाँ पे कोई भी रेलवे का कोई भी अधिकारी या फर्स्ट और सेकंड हाँ कोई स्टाफ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा मुझे वहाँ पे। पहला दूसरा तीसरा बोगी में क्रॉस कर रही हूँ। आप ये सोचो रात का समय 11:30 पौने 12 ऑलमोस्ट होने को जा रहा है, अगर 11:30 के ऑलमोस्ट का ही टाइम था और मैं अकेले जा रही, तो मुझे वो भी डर लग रहा है कि यार मुझे कोई अंदर खींच ले, मेरे मुंह पे हाथ दे दे, मुझे कोई भी अंदर खींच ले कि लड़की कहाँ अकेली वॉक कर रही, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं तो माइंड में तो आपके बैठा होता है कि क्या इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। एंड मीनवाइल जब वो चिल्लम चिल्ली वहाँ पे हो रही थी तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल लगा दिया था, मैंने उसको बोल दिया था कि यार यहाँ पे ना इस तरीके से चीज़ें हो रही है और ऐसे ऐसे है। तो मेरा भाई सुन रहा था जब, क्योंकि वो इतना तेज़ था कि उसको भी क्लियरली सुनाई दे रहा था कि वहाँ पे बहुत तेज़ हंगामा हो रहा है। तो मेरे भाई ने बोला कि तू फटाफट किसी को बुला करके लेकर, और मैं वॉक करती करती फ़ोन पे ऑन थी उसके साथ में, तो मैं बोल रही थी यार क्या करूँ, मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उसने बोला देख 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 कोई होगा आगे। तो मुझे ये पता है क्या होता है, अब मैं एक्सप्लेन करूँ और बताइए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चीज़ें हो रही होती है वहाँ पे, है ना, क्योंकि आप उस समय उस मोमेंट में हो तो आपका दिमाग सब तरीके से ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी सोच लूँ, तो आप बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हो उस समय में। तो वहाँ पे स्टाफ का नंबर लिखा हुआ था जो बेड रोल्स और लेकर के आते हैं, है ना, फैसिलिटीज़ के लिए। तो वहाँ पे स्टाफ का नंबर लिखा हुआ था कि नंबर है सुविधाओं के लिए, तो मोबाइल नंबर थे 3। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू पुट योर फ़ोन डाउन, मैं इस पर फ़ोन लगाती हूँ, क्या पता कोई आ जाए, क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो मैंने उस पर कॉल लगाया तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं मेरा। फिर देन आई डायल्ड 139, तो 139 वाज ऑल्सो, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 139 पे, मतलब इंगेज्ड सॉर्ट ऑफ जा रहा था, ना रिंग गई ना कोई रिस्पॉन्स आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब आप सोचो 139 हेल्पलाइन नंबर, इतना प्रचार प्रसार करते उस चीज़ का, रात में जब मैं एक्चुअल में ट्रबल में हूँ, दैट नंबर वॉज नॉट वर्किंग, राइट, ठीक है। तो वो किसी ने उठाया नहीं फ़ोन, में आगे चलती गई। चौथे डब्बे के पास में जाकर के मुझे एक रेलवे का कर्मचारी बैठा हुआ दिखा। मैंने उसको बोला भाई टीटी कहाँ है, और ये कोई सिक्योरिटी वाले सारे सब कहाँ हैं, जीआरपीएफ वाले या जो भी है। तो देन वो बोला कि मैम टीटी तो पीछे ही होगा आपकी बोगी में। मीनवाइल एक और स्टाफ था, वो भी पीछे से आ रहा था मेरे रेलवे का, वो आकर के बोला, क्योंकि वो जो फर्स्ट क्लास में जो लेडी थी ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सर्विस का एक बटन होता है, तो उसने वो सर्विस बटन ऑन कर दिया था, स्टाफ को बुला लिया था और बताया उसने कि वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, आप किसी को बुला करके लेके आओ। तो वो जो दूसरा कर्मचारी था वो भी टीटी को या किसी को ढूंढ रहा था वहीं पे कि कोई मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे बुला रहे हैं वो लोग।
तो उसने बोला चलो आगे चल के देखते हैं। दूसरे उसमें उसके जस्ट बगल वाले में ही टीटी वहाँ पे मिल गया मुझे। 2 टीटी थे, दोनों टीटी, मैं जब गई तो टीटी वो भी अपना कोट वोट पहन के प्रिपेयर हो रहा था उस तरफ आने के लिए, क्योंकि मैं जब तक वहाँ पहुँची ऑलरेडी इन लोगों के पास कॉल आ चुके थे। तो न्यूसेंस सिर्फ मैं ही नहीं वो कर रही, झेल रही थी, बाकी लोगों ने, सबने, किसी ने कॉल किया या जो भी अपने अपने वे से उन तक पहुँच गए वो लोग। मैंने कहा उसको जाके बैठती, मैंने कहा टीटी साहब कोई सिक्योरिटी वाला कहाँ है, पुलिस वाले को बुलाओ, आपसे टैकल नहीं होंगे, ये लोग बहुत सारे अंदर पता नहीं कितने लोग हैं और दारू पी रहे, स्मेल आ रही बहुत गंदी अंदर और गाली दे रहे बहुत गंदी गंदी। तो बोले चलो चलो मैम मैं देखता हूँ। मैंने कहा आपके जाने से कुछ नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी वाला बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, इट्स नॉट सेफ। आप क्या कर लोगे जाकर के, एक अधेड़ उम्र का टीटी मिडिल एज में है वो वहाँ पे अगर 4-5 मुस्टंडे हुए वो क्या कर लेगा अकेले, ठीक है। तो मैंने कहा आप सिक्योरिटी को बुलाओ, पुलिस वाले को बुलाओ। तो बोलता है कि ना मैम चलो 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 आप चलो वहाँ चलो, मैं चलता हूँ। मैं चलते चलते बोल के उसने जैसे ही बोला ना, मेरे को ये तो पुलिस वाले को बुला ही नहीं रहा, ही इज़ नॉट टेकिंग दैट थिंग सीरियसली। मैंने कहा कहाँ है, किसी को बुलाओ। तो बोला मैम वो ना ड्यूटी नहीं लगी यहाँ पे। और दैट टाइम मैंने कहा यार पुलिस की कोई जीआरपीएफ की ड्यूटी नहीं लगी है मतलब। मैंने कहा चलो आप तो चल करके देखो। वो वहाँ पे गया बंदा, जितने में 10-12 लोगों ने उनको घेर लिया था लोगों को, और भी लोग सारे उठ करके आ गए थे। तो मैं टीटी को लेके आई, सारे तब सब चिल्लाने लग गए थे कि ये देखो ये यहाँ पे दारू पी रहे हैं, और वो सारा सब फैला हुआ था उनके दारू वारू सब, एकदम से काफ़ी सारे लोग आ गए ना, तो वो लोग भी ऐसे हो गए कि अरे अब तो आ ही गए, अब तो हम पे टूट ही गए ये लोग, है ना। टीटी ने कॉल किया जो भी नेक्स्ट स्टेशन था कि मैम यहाँ नेक्स्ट स्टेशन से पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए, अब यहाँ पे कुछ मर्डर हो जाता, मेरे को ट्रेन से धक्का दे देते, मेरा मुंह दबा लेते, मेरे साथ कुछ भी हो जाता, आप कैसे इसको डील करते। आप ये डील करते कि 1-2 घंटे बाद में जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा तब इसको हॉस्पिटल लेके जाए, है ना, ये चीज़ करते। आप क्या करते इस सिचुएशन में, अभी यहाँ पे कोई जीआरपीएफ वाला है नहीं। तो देन ही सेड कि मैम मैं अभी कॉल कर लेता हूँ, मेरे जो भी अब नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ से मदद मिलेगी। तो उसने कॉल किया मकराना, जो नेक्स्ट स्टॉप था, मकराना कॉल किया। तो बोला कि मकराना से पुलिस चढ़ जाएगी, आप मैम शांत रहिए और है ना सारी सिचुएशन हम आके देख लेंगे, मकराना पुलिस चढ़ जाएगी। तो टीटी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी के लिए और एक जो लेडी और थी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे बैठे रहे, दोनों टीटी वहाँ पे थे जब तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो मकराना आया, मतलब मकराना कितनी दूर था वहाँ से, 20 मिनट की दूरी पे। 20 मिनट तक हम पुलिस का काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को घेर के खड़े हुए हैं क्योंकि वो दारू पी रखे, और मीनवाइल वो मुझे धमका रहे हैं। और धमकी मुझे क्या दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि तू ज़्यादा उछल रही है ना, या यही ज़्यादा है ना जो आगे चल चल के कंप्लेन कर रही है, तेरे बच्चों को मार दूंगा। दो आई एम नॉट मैरिड और मेरे बच्चे नहीं है, पर आप मानसिकता देखो इसके पीछे। मानसिकता ये है, हाँ, टीटी के सामने सबके सामने। उसमें बोला भी, इनफैक्ट जो टीटी ने जो बाद में लिख करके दिया उसमें उसने कोट किया है कि ये धमकियां मैडम को दी गई है। आप में इसके पीछे मानसिकता की बात हो रही है अभी अपनी, है ना। अगेन आप मानसिकता सोचो कि अगर किसी महिला को डराना है तो वो सॉफ्ट टारगेट है, आप किसकी बात करोगे, आप उसके बच्चों की बात करोगे। इनका माइंडसेट सोचो आप कि तेरे बच्चों को मार दूंगा, तो ये वहां पे मेल्ट डाउन हो जाएगी और डर जाएगी कि अरे चलो ठीक है सर जाने दो इनको, है ना। वो तो मेरे बच्चे नहीं है, वो तो मुझे पता है, वो उनको नहीं पता था। उनको तो ये लगा कि यार विमेन है, बच्चों को लेके डरा दो। तो ये माइंडसेट देखो यहाँ पे, एक उसके फेस से सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही है ना उसको लेकर के आपको एक पिक्चर सामने आ जाती है। मतलब एक सोच इंसान की कि महिला को धमकाना है, तो अब उस समय वो शायद आपको डायरेक्टली धमका नहीं सकते, सीधा क्या बोला कि तेरे बच्चों को हार्म करेंगे हम लोग, है ना। तो मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा आप फ़ोन मिलाओ। मैंने कहा ये वो लोग नहीं है जो वार्निंग देके छोड़ दे, और वार्निंग वो लेडी आकर के देके ऑलरेडी चली गई। मैंने कहा ये इस तरीके की चीज़ें, अब फिर ये तो हम ही गलती करेंगे, हम भी वही हो गए जो अरे चलो ठीक है आपने रवाना कर दिया, आप वापस अपनी बोगी में बैठ गए, हम भी तो वही हुए फिर। फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि यार आपने कुछ किया है क्यों नहीं उस टाइम में, और उन पे एक्शन लेना तो नेसेसिटी थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे जीआरपीएफ क्यों नहीं है। ट्रेन आपने किसके भरोसे छोड़ दी, जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रशंसा तारीफ करने का, तब आप इतनी सारी चीज़ें बोलते हो, हम बुलेट ट्रेन ले आए, हमने वंदे भारत शुरू कर दी, और जो भी आप नहीं, वो देखिए ट्रेन में जो समस्याएं हैं उस पर करेंगे तो एक अलग से शायद एपिसोड ही करना पड़े। ट्रू मैं इसको फटाफट वो करती हूँ, आपको इसका शॉर्ट बताती हूँ। उसमें क्या हुआ, मकराना पुलिस नहीं चढ़ी नहीं जी। 20 मिनट हमने वेट किया, मकराना पुलिस चढ़ी नहीं। 5 मिनट ट्रेन रुकी, उसके बाद में ट्रेन रवाना हो गई। मैंने कहा कहाँ है पुलिस वाले, उन्होंने वापस फ़ोन किया, बोले कि वो मकराना हमसे स्टॉप मिस हो गया, अब आपको डेगाना आगे पुलिस मिलेगी।
ये नॉर्मल पुलिस की बात हो रही है, जीआरपी की बात? जीआरपीएफ की बात कर रही हूँ। जीआरपीएफ के जो भी जो भी इनके जवान आएंगे वो अब आगे डेगाना पे आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है। अब डेगाना वहाँ से 40 मिनट की दूरी पे, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट का लमसम, मतलब अब 1 घंटा और जगो आप। हाँ, तो मतलब 1 घंटा फिर हम उनको खड़े रहे। अब वो हमको क्या क्या धमका रहे, बोले कि तू ऐसे कर रही है ना वैसे। वो धमकाना तो शुरू कर ही दिया था, बोले कि मैं अभी ये कर दूंगा वो। मतलब मैं अब इस आपको खुल के नहीं बता सकती कि उन्होंने क्या क्या चीजें बोली उस टाइम में, क्या क्या चीजें, मतलब वो एज्यूम कर किस चीज से हम गो थ्रू। आपने उनका माइंडसेट एक्सप्लेन कर दिया, उससे सारे लोग जब डेगाना के लिए जब आगे आने का वो हो गया, मकराना जब हो गया ना, तो तब मैंने वो वीडियो शूट किया जब वो इंसिडेंट चल रहा था। अब लोगों ने बहुत उनको घेर लिया, उनको पता था कि अब ये रुकेंगे नहीं, दबाव उनके ऊपर बन गया था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़े थे कि अब इनको कैसे, मतलब देवर ऑल्सो माइंड में उनके चल ही रहा होगा कि यार क्या 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 करके बचे, अब यहाँ से निकले कैसे सिचुएशन से। तो तब मैंने वो वीडियो शूट किया था। उस वीडियो को शूट करने के पीछे रीज़न ही यही था कि जीआरपीएफ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कल को कुछ भी हो जाता है, मेरे साथ कुछ भी हो जाता है, आप करते रहना, मार्च प्रोटेस्ट करते रहना, मोमबत्तियाँ जलाते फिरना, फिर क्या होगा? यही तो होगा इसके बाद में। अगर कुछ हो जाता वहाँ पे, मुझे ट्रेन से फेंक देते, धक्का दे देते, मेरे साथ कुछ हो जाता। यस। फिर उसके बाद में डेगाना रुकी। ठीक है, अब वो 3 बंदे हैं वहाँ पे, है ना। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कोई आएगा इनको अब ले जाने के लिए, और अब फाइनली चलो ये चीज़ मैटर यहाँ पे हुआ। डेगाना से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कितने लोग आए होंगे उनको, जब इतना मसला बढ़ गया है, हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कंप्लेन जारी, कितने लोग आए होंगे उनको लेने के लिए? आप बताइए, आप अनुमान लगाइए। मुझे लगता है कि 5 से 10 लोग तो चलने चाहिए। एक बंदा आया, एक पुलिसकर्मी आता है, वो ट्रेन से चढ़ता है, नॉर्मल मिड एज का आदमी आता है, वो आकर के बोलता है हाँ मैडम क्या हो गया। मैंने कहा भाई साहब ये लोग हैं और ये लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ थी उनको बताई सारा लिखित में। मैंने कहा और कहाँ हैं लोग? आपने लिखित में कंप्लेन की? हाँ, मैंने और टीटी ने और बाकी लोगों ने भी, सबने उसमें रिटर्न लिखा हुआ है, सबके साइन है, सारे बोगी वाले जो जो परेशान थे सबके हैं उसमें। तो वो उनको उतारने लगा, तो मैं साथ साथ चली। मैंने कहा जाके ये क्या करेगा बाहर, और देखो कोई लोग है कि नहीं है। तो मैंने देखा कोई है ही नहीं। मैंने कहा आप अकेले इनको लेके जाओगे? बोला कि हाँ मैम। मैंने कहा यार ये तो इनके जेब में 500 रुपये रख देगा और बोलेगा कि होती है इस तरीके की चीज़ें, यूजुअली हम जानते हैं। तो मैं इसको बोलने में मेरे में मैं कोई शर्म नहीं रखूंगी। मतलब आपकी इंटेंशन थी कि इनको जो जरूरी सजा है वो मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स। और बोगी से उतारना इसका सॉल्यूशन है? बोगी से उतारना, और उसके बाद में क्या किया इन्होंने इसके बारे में पता भी तो चले। ठीक है, एक आदमी आ रहा है उनको लेके जा रहा है, चलो 500 रुपये नहीं रखा, वो आदमी ईमानदार निकला, वो रिश्वत नहीं लेगा उनसे, वो उसको धक्का देके भाग जाएंगे। क्या कर लोगे आप? किस उम्र के लोग थे ये तीनों? 3 लोग थे? कितने? हाँ, मतलब 30, 32, 35 और 3 लोग थे एक 38, 40 के मिड एज। हाँ, 3 लोग थे। अब आप देखो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का सीरियसनेस किस लेवल की, आप वो देखो। 3 लोगों को लेने के लिए एक बंदा आ रहा है, तो मतलब आप सीरियस ही नहीं हो। ठीक है, जब वो लेकर के चला गया ना, और जिस लेवल का एटीट्यूड था पूरे इस इंसिडेंट को लेकर के, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस वीडियो को पुट करूं। वो लेके चला गया, वो हो गया। उसके बाद में मैंने वीडियो, सब कह रहे हैं कि आपने बाद में वीडियो पुट किया। यस, मैंने बाद में वीडियो पुट किया, पर बाद में वीडियो पुट करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जब 3 लोगों को अरेस्ट करने के लिए एक बंदा आ रहा है, तो आपकी क्या श्योरिटी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? मुझे पता था इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए मैंने सोने से पहले वो वीडियो पुट किया और मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा और मैं सो गई। मुझे कोई सपने नहीं आ रहे थे कि वीडियो में इतना वायरल होगा या क्या होगा, और मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने उस वीडियो को एक आम नागरिक की तरह डाला। मैंने कोई पॉलिटिकल एजेंडा उसको देने की कोशिश नहीं की, और मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके बाद में मैं ये जिस तरीके से लोग बाद में बात करते हैं। ये समझना जरूरी है कि यदि आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी थी कि एक आम वुमेन जो फेस करती है उस सिचुएशन में आप हैं, तो आपने करेज का एग्जाम्पल शो किया। आपने अपनी रीच को इस्तेमाल करते हुए एक सोशल मुद्दे को आवाज़ दी। आपने मदद की गुहार की, आपको मदद नहीं मिली भरपूर तरीके से, आपने उसको सामने रखा। एज ए पॉलिटिशियन तो ये आपका कर्तव्य था। इसमें तो आपको मतलब वाहवाही मिलनी चाहिए, आपकी तारीफ होनी चाहिए कि आपने उस काम को किया। तो जिसको जो कुछ कहना है वो तो कहेगा। एज अ पॉलिटिशियन वो मेरी जिम्मेदारी है, और एक नागरिक होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है। पर जो इसको यूज करना पॉलिटिकल एजेंडा की तरीके से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो करेंगे। ठीक है, वो अगर कोई बोलता है तो मैं उसके बारे में बोल रही हूँ कि देखो, अगर उस तरीके से करना होता तो उसका वे कुछ और होता, मैं किसी और तरीके से बात करती हूँ उसमें। उस वीडियो में आपके चेहरे की घबराहट दिख रही है। जिसको महिलाओं से या जिसको एक आम इंसान से थोड़ा भी कनेक्ट होता है ना, वो ये समझ पाता है कि उस मुसीबत की घड़ी में
एक आम महिला क्या फेस कर रही है और आपके चेहरे पे वो घबराहट महसूस हो सकती है। और अब आप जब इसको इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तब मैं महसूस कर सकता हूँ आपके सामने बैठ के कि वो एक चिंता, एक घबराहट है ना। और हम लोग सब जितने लोग इस कैमरे के पीछे भी बैठे हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि एक औरत के लिए ट्रैवल करना पॉलिटिशियन होने के नाते भी या वैसे भी कितना मुश्किल हो सकता है। पर कमिंग बैक, आप मुझे थोड़ा वो सिचुएशन उसके ऊपर हम थोड़ा क्लोज करें कि फिर क्या हुआ, उनको उतार दिया गया? उनको उतार दिया गया, वो लेकर के गए। उसके बाद में मैंने वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद में मैं सो गई। सुबह 8 बजे से मेरे पास में मंत्रालय से और सब जगह से फ़ोन आने शुरू हो गए। कहाँ से? बॉम्बे से, नॉर्दर्न रेलवे बॉम्बे से भी मेरे पास में फ़ोन आया, दिल्ली से भी मेरे पास में फ़ोन आए, सब जगह से मेरे पास में फ़ोन आए। और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि जो भी है हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे और हम जल्द से जल्द इसका समाधान करते हैं। मेरा पॉइंट अगेन, मैं बार बार इसी पॉइंट पे बात कर रही हूँ शालीन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा मुद्दा ये है कि वहाँ पे ड्यूटी क्यों नहीं थी? आप क्या वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, कोई बड़ी घटना घटे, उसके बाद में आप सीरियस हो और उसके बाद में आप लोग एक्शन लो? तो फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इसका रीज़न? उन्होंने बाद में, हाँ, मैंने जब इसके बारे में मैंने बोला और फिर मैंने जिस तरीके से डाला कि यहाँ पे कोई ड्यूटी पे था नहीं, तो उसके बाद में आरपीएफ की एक लेडी ऑफिसर का लीगल उनके अकाउंट से ही एक वीडियो जारी होता है, जिस वीडियो में ये बोला जाता है कि चुनावी व्यस्तताओं के चलते हुए हमने आरपीएफ रेलवे से हटा दी। मतलब आप सोचो ये कितना बड़ा ब्लंडर है। मतलब आपने रेलवे राम भरोसे छोड़ दी, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी नेताओं के लिए। हम लोग, मेरी टिकट 2500 रुपए की, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है 3500 की टिकट, हम लोग सब, और जनरल वाला भी टिकट देता है, चाहे वो 50 रुपए की टिकट लेके आ रहा है, हर कोई टिकट के माध्यम से टैक्स पे करता है। यहाँ पे एक बात और है समझने की कि आपने जिस स्टेशन का नाम लिया, मकराना के पूरे स्टेशन पे भी कोई पुलिस नहीं थी। पुलिस अगर होगी भी तो आई नहीं होती तो कम से कम वो चढ़ के चेक करती। भले उस स्टेशन को थोड़ी देर ट्रेन को हो सकता है रुकवाया जा सकता, यानी उस पूरे स्टेशन पे भी शायद जीआरपी ना रही हो। मतलब सीरियसनेस नहीं है। आप इससे सब क्या कैजुअल, मतलब बहुत कैजुअल एटीट्यूड है। एग्जैक्टली, बहुत कैजुअल एटीट्यूड। हाँ ठीक है, फोन आ गया होगा, कुछ हुआ होगा, देख लेंगे। उनको नहीं पता था ये मसला इतना बड़ा बन जाएगा। एक चीज और यहाँ समझने की है कि आपने तो वीडियो बनाई, वहां पे जो टीटी थे उन्होंने एविडेंस क्या कैप्चर किया? एविडेंस वहाँ पे बॉटल थी, उस वीडियो में भी है। उसमें उन्होंने जो उनका ग्लास था, वो ग्लास लिया, फोटोज लिए और उन्होंने बकायदा सबूत की तरह उसको सारा अपने पास में डिपॉजिट किया। अच्छा। कि ये एविडेंस यहाँ पे है। एंड दे वर हेविली ड्रंक। मतलब मैं जब लेकर के आ रही थी ना टीटी को, तो तीसरे चौथे डब्बे से ही वो पूरे डब्बा महक रहा था दारू से। इस लेवल का वो था। ठीक है, जो कहते हैं ना। एक चीज मैं रोक के दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि शराब और दारू, इस पे बहुत अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कई लोग इसको सेलिब्रेशन का पार्ट मानते हैं। महिलाओं के लिए एक ड्रंक पर्सन, ड्रंक मेल या फीमेल एक थ्रेट की तरह भी काम करता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको अलग लिहाज से देखते हैं। मैं एक साइकोलॉजी के स्कॉलर के नाते और एडिक्शन पे कुछ चंद सालों का अनुभव लेने के नाते ये बताना चाहूँगा। हम एडिक्शन के ऊपर एक अलग से एपिसोड भी करेंगे। और अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, एडिक्शन एक बीमारी की तरह है, एक डिसऑर्डर की तरह है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज है, उसमें भी इसका जिक्र आता है। डीएसएम में भी इसका जिक्र आता है अल्कोहलिज्म का और एडिक्शन का। उसको आप समझिए। लेकिन अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति अपने साथ, समाज के साथ क्या गुनाह कर रहा है और साथ में ही वो जो बीमारी है उसको समझ के उसका निदान लेने की कोशिश करे, उससे भागे, या हम किसी अल्कोहलिक व्यक्ति को लेबल कर दें सीधे तौर पर, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस प्रॉब्लम को समझा जाए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समाज इस पे काम करे। देन उसके बाद में जो मैं आरपीएफ वाला बता रही हूँ, अब आरपीएफ खुद अपना ये चीज़ अगर वो बोल रहा है कि हमने चुनावी व्यस्तताओं के कारण हमने तो आप ये, मैं अगेन यही बोल रही हूँ कि रेलवे की सेफ्टी की बात है यहाँ पे। आप समझिए शालीन। और मैंने बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, आप मतलब ये सोचिए कि आप भरी पूरी ट्रेन है, वो पूरी रात ओवरनाइट जर्नी है उसकी, 9:30 बजे अगेन मुझे 10 बजे छोड़ेगी वो गंगानगर। ठीक है, और उस ट्रेन में एक भी सिक्योरिटी का कोई आदमी नहीं है, तो वो किस भरोसे है वो ट्रेन? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद में जब मैंने टीटी से बात की तो मुझे पता चला, मैंने कहा क्यों नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं लगे इन लोगों ने, ऐसे क्यों छोड़ दिए, इतनी सेफ हो गया है क्या सब कुछ?
ऐसा क्यों छोड़ दिया है? तो देन ही टोल्ड मी कि मैम क्या था कि पहले ना बहुत चोरी चकारी होती थी इस ट्रेन में, अब सब कुछ बंद हो गया है तो अब ना वो हटा दिए वहाँ से। तो मतलब वो कुछ क्राइम होगा तो इनको बोल के आएगा, नॉक करके आएगा कि भाई अब ये क्राइम होने वाला है तो अब आप यहाँ पे तैनात रहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। देन आरपीएफ ने ये बोला कि जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम लोग हमारा सारा 5,000 के जो आरपीएफ थे वो सारे के सारे चुनाव में तैनात हो गए और इसीलिए ट्रेन जो है वो हमने छोड़ दी, ठीक है। ये बात उन्होंने आपको स्पष्टीकरण दिया कि 5,000 जीआरपीएफ वो हमने फिर मैंने इसका पूरा निकाला, इसका ये मैंने इसका पढ़ा कि कितने वहाँ पे डिप्लॉय किए गए। आपने सरकारी दस्तावेजों को खंगाला और उससे पता चला? यस, मैंने उसको रीड किया तब मुझे पता चला कि कितने आरपीएफ की ड्यूटीज आप लगाई यदि मुनासिब हो तो वो मुझे भी भेजिएगा, हम उसको बिल्कुल वीडियो के साथ में लगा देंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में काफ़ी सारे मेरे पत्रकार भी मेरे टच में थे जब इंसिडेंट हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा। तो आरपीएफ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो ही गया था उसके बाद में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमने कार्रवाई कर दी है। अच्छा, इनका पूरा कंसर्न क्या था? इनका कंसर्न ये था कि मैंने वीडियो क्यों पोस्ट कर दी। कंसर्न वॉज नॉट दैट कि ये इशू हो गया और ये ब्लंडर यहाँ पे हो गया तो हम इसको कैसे रिपेयर करें। इनका ये था कि ये मुद्दा पब्लिक में क्यों चला गया। इनका सारा सब सुई वो अटक करके वहीं आ गई, क्योंकि इन्होंने मुझे सुबह जब मैसेज किया कि मैम हम लोग एक्शन ले रहे हैं, मेरे पास में डीआरएम का फ़ोन आया बीकानेर से कि मैम है ना एक्शन हम लोग ले रहे हैं। जयपुर से भी फ़ोन आया, कोटा संभाग से भी फ़ोन आया, जितने भी जो इनके जो डिवीज़न थे सबसे मेरे पास में कॉल है कि हम एक्शन ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कहा ठीक है कार्रवाई होगी, पर आप इस बात की, मुझे इस बात का वो चाहिए, अश्योरेंस चाहिए कि आपने अब तो कम से कम पुलिस लगा दी वहाँ पे। बोला कि ठीक है मैम वो तो अभी चल रहा है। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि मेन मुद्दा तो यही है ना कि आप सिक्योरिटी दो, सेफ्टी कंसर्न है, सबसे मेन मुद्दा तो ये। तो फिर उसके बाद में ये इन्होंने तो मेरे को एक वो भेजा, नहीं इन्होंने बोला कि हमने एक्शन ले लिया है, अब एक आप वीडियो पोस्ट करिए कि आरपीएफ ने एक्शन ले लिया है। मैंने कहा मैं क्यों वीडियो पोस्ट करूँ, आरपीएफ ने एक्शन ले लिया है, आरपीएफ ने अगर एक्शन लिया है तो मुझे रिटर्न में चाहिए कि आरपीएफ ने एक्शन लिया है। तो बोला कि ठीक है मैम। मैं 10 बजे 10:30 बजे पहुँची हूँ वहाँ पे गंगानगर में, ठीक है। रात भर मैं ये सारा मैंने झेला है, पूरी रात तो मैं सोई नहीं हूँ, ठीक है। 10 बजे मैं वहाँ उतरी हूँ, फिर उसके बाद में आगे मुझे बहुत दूर भादरा की तरफ जाना था, जो कि काफ़ी दूर है, वहाँ से ट्रैवल करना था मुझे लंबा। तो वहाँ पहुँचने के बाद में इन्होंने मुझे नियर अराउंड 10-11 बजे के आसपास में इन्होंने मुझे वो डाला, एक जो इन्होंने कार्रवाई की थी लिखित में, मुझे लिखित में, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे लिखित में चाहिए आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है, तो उसमें डाला। तो मैंने उनको कमेंट कर दिया कि ओके थैंक यू सो मच, आई विल पोस्ट इट, ठीक है। अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ 10 बजे का, मैंने पूरा सिनेरियो आपको बताया। तो 12 बजे मैंने उनको किया कि ठीक है आई विल पोस्ट इट। 12 से 2 बजे नहीं, और मेरा वो जो मैंने उनसे जो मेरी कॉन्वर्जेशन थी वो वायरल हो गई। आप ये सोचो मेरी आरपीएफ से कॉन्वर्जेशन वायरल कैसे हो सकती है। मतलब ये तो अगेन आपकी वो ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी अगेन। तो वो स्क्रीनशॉट चलने लगे, वो स्क्रीनशॉट इन्होंने इनके सो कॉल जो भी आईटी के जो लोग रहते हैं उनके पास भेज दिया कि देखो देखो इसको तो फुटेज चाहिए या जो भी चाहिए, जिस तरीके से लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं, हमने तो एक्शन भी ले लिया पर इसने ये तो पोस्ट नहीं किया। इसने पर्सनल मैसेज में तो लिख दिया हमको कि येस आई विल पोस्ट इट, और इसने अभी तक पोस्ट नहीं किया, 2 घंटे बाद में ही जस्ट। अरे आईटी सेल के दोस्तों जरा ये समझने की कोशिश करो कि हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी पत्नियाँ हो सकती हैं। मसला क्या है कि फुटेज ना मिल जाए किसी दूसरे पार्टी के नेता को, या मसला ये है कि महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं किसी पब्लिक स्पेस में, और आप उस महिला को शांत कराने की जगह ये कोशिश करो अपने भले मानुस नेताओं से पूछो कि वो कर क्या रहे हैं। और इतनी बड़ी ट्रेन में एक सिपाही तो छोड़ा जा सकता था, इतनी सी गुजारिश वो कर रही हैं। और यदि आपको इसको लाजिम लग रही है ये दरख्वास्त, तो अपने नेताओं को घेर के पूछो कि क्या एक पुलिसकर्मी नहीं रह सकता एक पूरी ट्रेन में। कितना बड़ा गंभीर मसला है, उसकी डेप्थ को समझा जाए। और वो महिलाएं देख रही हैं, जो आपके घर की महिलाएं हैं, आपके राज्य की महिलाएं हैं जिनसे आप वोट मांगेंगे, वो भी इसको देख रही हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है। एक महिला जिसने जेन्युइनली एक प्रॉब्लम को सामने रेज किया, सारी महिलाएं देश की आपको देख रही हैं। तो अब आईटी सेल वाले लोग मेरे इनके पीछे पड़ने से बाज आएँ और गंभीर मसलों को गंभीरता से लें। शालिन, इसके बाद में मैं आपको एक और बात बताऊंगी। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी इसको लेकर के, क्योंकि ये
मेरे जहन में बैठ गई थी बात, ठीक है। मैंने जब इसको रिसर्च किया तो मैंने ज़्यादा पुराना नहीं, मैंने 1-1.5 साल का ही रिसर्च किया रेलवे को लेकर के। राजस्थान में ऐसी बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो पिछले काफ़ी समय से सूनी छोड़ी हुई है, जहाँ पे नहीं है। ये रिसर्च आपको कैसे किया आपने, कहाँ मिला, क्या मिला? मैं इसका डेटा आपको आप मुझे भेजिए, हम उसको लगाएंगे स्क्रीन के सामने। जी 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 बिल्कुल। और मेरे क्योंकि कुछ पत्रकार मित्र भी हैं तो मेरी उनसे भी बातचीत हुई, और क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जर्नलिज्म लिए के स्टूडेंट भी नहीं ना? जी 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 मैं हम आपके बारे में जब रिसर्च कर रहे थे तो ये पता चला कि जर्नलिज्म आपने किया है। जी जी। तो उसके बाद में मैंने जब ये सब जब सिनेरियो चल रहा था, ठीक है, तो मेरी जब किन्हीं मेरे पत्रकार मित्र वगैरह से भी बात हो रही, तो उन्होंने बोला कि मैडम अपन तो आरटीआई लगाते हैं, इसमें सीधा सारा डेटा आ जाएगा कि ये तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है, आप इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। और इनके जो प्रेस रिलीज इन्होंने बाद में भेजे हैं, आपसे मैं वो भी डिस्कस करूंगी। आप इनके प्रेस रिलीज अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको हंसी आएगी, और उस प्रेस रिलीज पे इतनी भयंकर तरीके से इनकी बैंड बज सकती है कि हम लाइमलाइट लेना चाहें, अगर हम इस मुद्दे को दूसरा रूप देना चाहें, राजनीतिक तरीके से इसको अगर लेके जाए, तो ये तो फिर जवाब देते देते थक जाएंगे, इतने ब्लंडर है इनके प्रेस रिलीज में। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे पे रहे, मैं सिर्फ अपने मुद्दे पे अटकी रही कि सिक्योरिटी लगाओ, दैट्स इट। ठीक है। देन टीटी की बात है ना, उसी के बीच में पता चलता है 2 दिन बाद में ही टीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है, दोनों टीटी को, जो आपकी मदद करने के लिए वहां मौजूद थे। क्या गलती बताकर? मेरे पास में उनका जो सस्पेंशन लेटर है मेरे पास वो भी है, और जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी वहाँ पे जो उन्होंने अपने इशू दिए थे मेरे पास वो भी है, आई विल शेयर विथ यू। बट क्या दोनों टीटी को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। मुझे पता चला ये चीज़, ठीक है, क्योंकि हर जगह आपके सोर्सेज होते हैं और आपको पता चल जाता है, ये चीज़ें नहीं छुप सकती, ठीक है। और मेरे पास उससे पहले डीआरएम का फ़ोन आया है, डीआरएम ने मुझसे पूछा है कि टीटी का बिहेवियर कैसा था आपको लेकर के। मैंने साफ उसको बताया कि टीटी वॉज वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स मी। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, टीटी अपने पैरों पर खड़ा रहा, मेरे पास में बैठा रहा कि ये मैडम परेशान हो रही है, ठीक है, और इतना सब कुछ हो गया है, गलती हमारी तरफ से है। वो टीटी दोनों के दोनों वहाँ पे बैठे रहे। अच्छा, आपको मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ इसमें, तो बहुत फनी बात है। फनी बात ये है कि एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि 3 टीटी है, क्योंकि मुझे 2 ही टीटी दिखे। एक टीटी तीसरा और था जो साइड में बैठा था, जिसका उस वीडियो में पैर आ रहा था। सस्पेंशन उसके लिए भी था, उसको भी रडार में लाया गया कि क्योंकि तेरा पैर दिख रहा है उस वीडियो में। नहीं, पर सस्पेंशन का कारण क्या है? सस्पेंशन का कारण मैं बहुत स्टूपिड कारण है, इनके सीपीआरओ से भी बात हुई है ना, जो मेरे पत्रकार मित्र हैं उन्होंने बात भी की, उनके सीपीआरओ से बात हुई, बोला कि आपके टीटी को सस्पेंड कर दिया गया, दोनों टीटी को, आप कुछ इसका रीज़न बताइए किस ग्राउंड पे उनको सस्पेंड किया गया है, हम स्टोरी कर रहे हैं इसके ऊपर। तो दे सेड, अरे टीटी को सस्पेंड कर दिया, अरे ये लोग क्या करते हैं, अभी ये लोग तो ऐसी हरकतें कर देते हैं, हमको जवाब देते फिरना पड़ता है यहाँ वहाँ, ये तो गलत किया उन्होंने, चलो मैं बात करता हूँ जो भी है। इन्होंने फिर ये जस्टिफाई किया इस चीज़ को लेकर के कि कार्रवाई के चलते हुए हमने उनको सस्पेंड कर दिया। अरे कार्रवाई के चलते हुए तो आप कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए? आपने सजा सुना दी डायरेक्ट उनको। मेरी जितनी समझ है, लिमिटेड समझ हो सकती है, लेकिन एक मैसेज देना था टीटी को, यदि तुम सिचुएशन मैनेज नहीं करोगे और यदि वो रूलिंग पार्टी के ऊपर क्वेश्चन उठेगा तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। आने वाले टीटीओ को समझाया जा रहा है कि ऐसी यदि कोई महिला शूट करती है तो उसका फोन तुरंत जब्त कर लिया जाए। मैं इसी बात पे आ रही हूं शालीन, उनको ये मैसेज बाहर ना आने दिया जाए। एग्जैक्टली, आप मैनेज करिए, हम सिस्टम नहीं सुधारेंगे, आप सिचुएशन मैनेज करिए। मैं वही कह रही हूँ, इसके बाद में इन्होंने यही कोशिशें की कि इस ब्लंडर को फिक्स कैसे करें रादर देन कि ठीक कैसे करें। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मेरी अनऑफिशियल बात हुई थी, और मेरी बात हुई तो मैंने जानने की कोशिश की कि इनकी आपस में क्या बातचीत हुई है वहाँ पे, टीटी और जो भी उनका ऑफिसर है जिसके थ्रू उनको लेटर मिला है, वहाँ पे जो भी बातचीत हुई, तो देन आई गॉट टू नो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर उनका जवाब देना भारी पड़ जाएगा, है ना। तो उसमें मुझे ये पता चला कि टीटी को ये बोला गया कि अरे तू बेवकूफ़ है, तूने वीडियो क्यों बनने दिया, वहाँ पे वीडियो बनने से रोकता उसको। तो उसने बोला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं अभी आज उसको वीडियो बनाने से रोकता हूँ तो मेरा वीडियो शूट कर लेती। मतलब एक सिखाया जा रहा है, 2-3 बदतमीजों की बदतमीजी अच्छा, ना रोक एक कर, और चौथे इंसान को सिखाया जा रहा है कि वो बदतमीजी नहीं करे। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी बात बोली गई उसको, बोले कि जब वो वीडियो, चल ठीक है वो वीडियो बना रही थी, तूने बॉटलें क्यों नहीं गायब की वहां से? कैन यू बिलीव कि उसने वीडियो बनाई तो तू वो सबूत तो मिटाता वहां से, वो बॉटलें तो गायब करता। मतलब हम कहाँ रह रहे हैं, हम किसके भरोसे बैठे हुए हैं कि ये लोग हमारी मदद करेंगे? आप समझ रहे हो? देन आई एम ग्लैड कि हम इस पर बात कर सके। मुझे उस वीडियो से, क्योंकि आजकल ज़माना इतना है कि 1-1.5 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो
लोग देख नहीं समझते। मैंने ब्रुट पे वो वीडियो देखी और शाबाशी है ऐसे वीडियो जर्नलिस्ट को भी जिन्होंने उसको उठाया। आपके ट्विटर हैंडल की रीच कितनी भी हो, लेकिन एक मीडिया संस्थान की रीच अपनी होती है। जिन्होंने भी मीडिया संस्थानों ने इसको उठाया, शाबाशी के तो पात्र हैं ही जी। और महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि जिन सरकारों को वो ला रही हैं वो महिला सुरक्षा को लेके कितने सेंसिटिव हैं। वहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी समझ क्या है, उनकी अक्ल कैसे काम कर रही है और वो इसको लेके कितने संजीदा हैं और संजीदगी से काम कितना करते हैं, ये बात है। तो उनको टीटी को सस्पेंड जो कर दिया तो उनको ये चीज़ बोली कि तूने बॉटल क्यों नहीं हटाई। मतलब आपने अगेन जो ये बात बोली, तो ये मेरा भी इस बात का यही कंक्लूजन है कि ये बाकी टीटीज़ को मैसेज देना हो गया कि तुम्हें उसी समय पे ऐसे मामलों को खुद ही डिसॉल्व कर देना है, रैदर देन ये कोई बड़ा मुद्दा बने। मतलब तुम कुछ करो मत, पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको दबा दो वहीं पे, और अगर नहीं किया तो तुम पे कार्रवाई होगी। एंड आई थिंक इसको महिलाएं देखें, किसी पार्टी विशेष की महिला से कोई आग्रह नहीं है। इस देश की आम महिलाओं से आग्रह है कि वो अपने आसपास जो पुरुष हैं, जो ताकत में हैं, जो पावर पे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस में हैं, अपने घर के हैं, अपने आस पड़ोस के हैं, पावर में हैं, उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करें, उनको समझाएं। बहुत सी ऐसी आपको फिल्में मिल जाएंगी, बहुत से ऐसे तरीके मिल जाएंगे, आप थोड़ा इस पर रिसर्च करिए। मुझे उम्मीद है गायत्री जैसी महिलाएं समाज में हैं, एक नहीं तमाम हैं, उनकी मदद लें और इसको एक मिशन की शक्ल देने की ज़रूरत है। नहीं तो आज हम अपने घर की महिलाओं को पढ़ाने लिखाने में जो संकोच महसूस करते हैं, बाहर भेजने में जो संकोच महसूस करते हैं, वो ख़त्म नहीं होगा। जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, कहने को हम लिबरल प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी सोच करप्ट है, दकियानूसी है। हमारी महिलाओं को, और देखिए कितना बड़ा देश है, इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। और पुरुष समाज इसको बना सकता तो बना चुका होता। पुरुष समाज ने जो इसको बनाया है, पेट्रियार्कल सोच के चलते जो बनाया है, वो आज हमारे सामने है। महिलाएं इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। उनको एक इक्वल पेडेस्टल देना, क्या देने वाले पुरुष कौन होते हैं, वो हकदार हैं उसकी। आप रास्ते में ना आए, कम से कम आप अपने दुर्व्यवहार को, अपनी दकियानुसी सोच को किनारे लगाएं और थोड़ा सा समझदार बने। सबके घर में हम सब पुरुष किसी न किसी महिला के तो गर्भ से पैदा हुए हैं। थोड़ी सी समझदारी से, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, उस समय से बहुत सारे मिनट्स आए होंगे, ऐसे लम्हे आए होंगे कि जब आसपास के पुरुष, और वो 3 पुरुष भी, थोड़ी सी संजीदगी का एग्जाम्पल देकर इस सारी घटना को काबू में कर सकते थे। जिन टीटीज़ ने, आई थिंक अब उनका नाम आप नहीं लेना चाहते, पर उनको हमारा सैल्यूट है। उन्होंने अपनी जितनी ताकत लगा सकते थे उन्होंने लगाए, वो महिला के साथ खड़े रहे, उन्होंने सही का साथ दिया, उनको सलाम है। बाकी टीटी साथियों से, और बाकी लोग जो, ऐसा नहीं कि हर पुरुष ऐसा है ना, बिल्कुल बहुत कम पुरुष ऐसे हैं। ज़्यादातर पुरुष हमारे आसपास जो हैं वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की आज़ादी का समर्थन करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। उन पुरुषों को भी ये समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी घर की महिलाओं का थोड़ा चिंता है तो आसपास के पुरुषों से बात करें, उनको समझाने की गुंजाइश है तो समझाएं, सेंसिटाइज करने की गुंजाइश है तो सेंसिटाइज करें, और आसपास की महिलाओं से बात करें, ताकि महिलाओं को, जो बाकी पुरुष हैं, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है उनकी, उनको ये पता हो कि ऐसे पुरुष भी हैं हमारे आसपास, ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में अलार्म रेस करते हुए सोचे ना, उनको ये लगे कि कुछ पुरुष ज़रूर मेरा साथ देंगे। इसलिए हमारा और हमारे इस सोच का साथ देने वाले पुरुषों को ज़रूरत है कि वो बात करें महिलाओं से कि ऐसी कभी दिक्कत हो तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ उठाना। अच्छे पुरुष हैं समाज में जो साथ देंगे। लेकिन अब गायत्री, ये तो एपिसोड पूरा हुआ, एंड थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। आपने इतने धैर्य से सारा वाक़या बताया। एक महिला होना इस समाज में, और महिला पॉलिटिशियन होना, राजनीति में कदम रखना, पहले तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़ नहीं देखी समझी जाती, फिर एक महिला के नाते घर से बाहर निकलना, अकेले ट्रैवल करना, मैं समझ सकता हूँ कि उस भाई के ऊपर भी क्या गुजर रही होगी उस पूरी रात, उसको वो भी बहुत, और उसने भी कहीं ना कहीं, आज भी मैं देख रहा था, आपके शायद भाई हैं, हाँ, भाई आपको लेके आए, आपको रास्ता ढूंढने में दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने संयम के साथ, आज आप जब एपिसोड के लिए निकल रही होंगी, आप बता रही होंगी, तब उन्होंने फिर भी, आपको हो सकता है कि कोई पुरुष ही कह सकता था कि अब ठीक है बात ख़त्म कर,
अब और इस पे बात मत कर, कहीं तुझे कुछ थ्रेट ना हो। तो एक महिला होकर परिवार से, घर से, समाज से क्या दुश्वारियां होती होंगी एक महिला के लिए राजनीति में कदम रखना या किसी भी सामाजिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई आंदोलन हो सकता है, राजनीतिक गतिविधि भी एक आंदोलन है, कितना मुश्किल रहता है? देखिए, इन सब चीज़ों का जो शुरुआत से अगर मैं बात करूँ, है ना, आज अगर मैं खुद राजनीति में हूँ, मैं इस लेवल पे आई हूँ, इस लेवल तक का मेरा संघर्ष रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आज मुझे इंटरनेट पे सब कह रहे हैं कि तो ब्रेव निकले और आपने ये फेस किया और आपने इसको एक्सपोज किया और आपने इस तरीके का जो है आपने कदम उठाया। तो मैं ये मानती हूँ कि वो ब्रेवनेस कहाँ से आती है? ठीक है, वो ब्रेवनेस आपके परिवार से आती है और आपके आसपास के लोगों से आती है, जो जिस तरीके का वातावरण आपको मिला होता है। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ मेरे डैड आर्मी रिटायर्ड है, यस, और मेरी मदर जो है उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे यहाँ तक पहुँचने में और आगे भी। ठीक है, क्योंकि मेरे डैड आर्मी से रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ मेरे फादर पोस्टेड रहते थे, तो शुरुआती दौर टाइम में हम उनके साथ थे। बट देन कश्मीर 1999 कारगिल वॉर में ही वॉज देयर एट डोडा ज़िला, जहाँ पे टाइगर हिल, जहाँ पे पूरा अपना कारगिल का वॉर हुआ था। तो वो जो टाइम पीरियड ऐसा था कि जिस टाइम पीरियड पे हमारी पूरी फैमिली मेरे होम टाउन बाड़मेर शिफ्ट हो गई थी। तो वो जो 3 साल थे जब मेरे फादर वहाँ थे, तो वो 3 साल का टाइम हमने अकेले गुजारा। अकेले मतलब मैं, मेरा ब्रदर छोटा मुझसे, मेरी सिस्टर और मेरी मदर, हम 4 लोग ही थे। ठीक है, क्योंकि हम गांव में मेरे दादा दादी रहते हैं, तो हमको शहर आना पड़ा हमारी पढ़ाई को लेकर के। मेरी मदर को हमको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, और मैंने मेरी मदर की जो ब्रेवरी देखी थी उस टाइम पीरियड में, तो वो ही कहीं ना कहीं, और थ्रू आउट, क्योंकि मेरी मदर ने, मेरे डैड तो आर्मी में थे, वो तो हमेशा जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग आई बाद में वो वहाँ रहते रहे, पर जो हमको रेज मेरी मदर ने ही किया है। जो बैटल्स जो मेरी मदर ने लड़ी ना, तो 3 बच्चे होने के बावजूद मेरी मदर कोई बहुत ज़्यादा एज में नहीं थी। वो अपने आई थिंक 24-25 साल की थी जब हम तीनों अपनी स्कूलिंग कर रहे थे। 25-26 साल की होंगी उस अराउंड एज जो उनकी होगी। तो यंग लेडी, ठीक है, 3 बच्चे, पति साथ में नहीं, अकेली रह रही है। रात को वो कैसे सोती थी, घर बंद करके, अपने पास में बल्ला रख करके, पास में मिर्ची का कटोरा भर के। तो वो मैंने टाइम देखा है, आप समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत सिखाती चलती है। फिर उसके बाद में आप अकेले मतलब, अब क्योंकि वो इंसिडेंट में सारा ऐसे याद करती हूँ तो थोड़ा सा ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे मेरी मदर ट्रैवल करती थी ना, तो ऐसे ये ट्रेन का इंसिडेंट, मैंने आपको ये बात बोली कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये तो पहली बार एक्सपोज हो गया। ऐसी चीज़ें तो हमने बहुत देखी है। आप इनफैक्ट आप ये देखो कि आज आप किसी भी महिला से बात करोगे ना, या किसी भी यंग लड़की से बात करोगे, तो 99% जो लेडीज़ हैं, 99% जो महिलाएं हैं, वो आपको ये बोलेगी हाँ हमारे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कितना कॉमन है। हमेशा कभी वो ट्रैवल करती हैं तो या तो किसी ने छू लिया, या कुछ और नहीं तो किसी और वे से कहीं से इशारे कर दिए। हर कोई ये भुगतती है जीवन में, एक बार वो ये चीज़ फेस करती ही करती है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन नाउ। मतलब अब कोई बात भी करते ना, अच्छा हाँ एक बार मेरे साथ भी हुआ था, ऐसे मैं बाजार जा रही थी तो ऐसे हुआ, अच्छा मैं मॉल गई थी ऐसा हुआ, अरे यार मैं एक बार बस में चढ़ गई थी तो ऐसा हुआ। मतलब ये इतना आम है, इतना आम है। पर ये चीज़ ठीक क्यों नहीं होती? इस चीज़ को ठीक क्यों नहीं किया जाता? अगेन मैं अपनी मदर वाली बात बता रही थी आपको। तो मैंने मेरी मदर को देखा है। मेरी मदर फाइटर है, ठीक है, उसने अकेले रह करके 3 बच्चों को बड़ा किया है। वो समाज से लड़ी है, वो लोगों से लड़ी है, वो कुरीतियों से लड़ी है, हर तरीके से लड़ी है। ठीक है, तो मेरी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई कि मेरे को एक फाइटर माँ ने बड़ा किया, तो अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू से ही थी। अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत रिएक्शन दो, रुको मत, वेट मत करो कि तुम्हारे साथ कुछ और हो जाए, उसके बाद तुम रिएक्ट करो इंस्टेंटली। मैंने मेरी मदर को पब्लिक में मैंने देखा है ये चीज़, मम्मी ने लगाए चाटे लोगों के, इस तरह की कोई चीज़ हुई, सीधा कॉलर पकड़ा और धाड़। आई हैव सीन दिस थिंग। तो वो चीज़ें हमने सीख ली।
कि यार क्या करना है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो चुप नहीं रहना है, रिएक्ट करना है तुरंत ही। तो ये तो मैं मेरे लिए बोलती हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग वैसे हुई, हर किसी की नहीं होती, हर किसी की माँ इस लेवल की नहीं हो पाती है, वो सहन भी करती है, ये पार्ट है एक औरत का, स्त्री का, कि कुछ होती है जो सहन करती है, कुछ होती है जो ब्रेवनेस दिखा देती है, हर किसी का अपना अपना टाइप होता है। तो वो जो सहन करने वाला होता है तो उनके बच्चे भी फिर बेचारे उस तरीके से ही होते हैं कि यार कुछ हो रहा है तो चुप रहो, दब के रहो, अभी नहीं बोलना, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें। देन पॉलिटिक्स की बात अगर मैं करती हूँ तो मुझे 2 साल हो गए अपना फुल टाइम देते हुए इस जर्नी में अभी, है ना। पहले पार्शली चीज़ें होती थी क्योंकि मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद में मैं अपनी फील्ड में भी काफ़ी टाइम एक्टिव रही। फील्ड में एक्टिव रहते रहते क्योंकि मुझे राजनीति करनी थी शुरू से ही, कॉलेज के टाइम से ही मुझे इस चीज़ को लेकर के मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था कि इंटरेस्ट पॉलिटिक्स का नहीं, मैं पर्टिकुलर कहूँगी, मैं ये कहूँगी शालीन कि मुझे ये था कि यार कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, कुछ करना है, ये हमेशा से मन में था। अब कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मैं जहाँ से आती हूँ, गांव मेरा जहाँ का है, जो चीज़ें मैंने देखी है, तो मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुधारना चाहती थी, ठीक करना चाहती थी हमेशा से। तो क्या करूँ, किस तरफ घुसूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, चाहे वो पर्टिकुलरली मेरी कम्युनिटी को लेके हो गया, मेरे गांव को लेकर के हो गया, मेरी जगह को लेकर के हो गया, कुछ तो ऐसा करूँ कि लोग भी बोले कि यार ये थी तो इसने कर दिया, तो हमको आज ये चीज़ मिल गई। तो वो देने वाला भाव मेरे अंदर है हमेशा से, है ना। तो उसके लिए फिर ऑफकोर्स अगर आप ऐसी चीज़ें सोचते हो तो आपको डायरेक्शन, फिर आप घूम फिर के आप यहीं आते हो। ठीक है, मैंने एनजीओ के माध्यम से भी बहुत काम किया, मैंने बहुत लंबे टाइम से, अभी इनफैक्ट मैं अभी भी कर रही हूँ, शिल्प सृजन संस्थान करके है, मैं बहुत लंबे टाइम से बच्चों और महिलाओं को लेकर के काम ऑलरेडी कर रही हूँ अपनी संस्था के थ्रू। तो जब एनजीओ में भी काम कर लिया, पत्रकारिता में भी कर लिया, सब तरीके से कर लिया, तो मुझे ये था कि अब इसको अगर और बेटर वर्जन देना है तो राजनीति ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाकर के चीज़ों को सुधार सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ठीक करनी होती तो हमको फ़ोन तो इनको विधायकों को ही मिलाना पड़ता था ना, या मिनिस्टर को ऊपर मिलाना पड़ता था। तो जब तक वो चीज़ें खुद वहाँ पर नहीं हो, और ऐसा भी होता नहीं था, फ़ोन मिलाते थे, इससे ही सारी चीज़ें हो जाती थी। तो यू हैव टू बी देयर टू डू फ्यू थिंग्स। तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी देखो 2018-19 की बात है ये, है ना। 18 तक में मैंने, क्योंकि फिर अपना जब मैं बॉम्बे थी, मैंने काम किया बड़ा लंबा अपने फील्ड में ही, उसके बाद में मैं 2018 में मैं जयपुर आ गई थी। और मुझे ये था कि यार अगर मैं राजनीति करना चाह रही हूँ, अगेन फाइनेंस इज़ द अटमोस्ट थिंग, आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा होना पड़ता है इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि आप यू नेवर नो कितना काम आपको कब तक करना पड़ेगा। जब तक आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम शुरू नहीं होगा तो आपके लिए बहुत कठिन ये चीज़ है। मैं आपके माध्यम से भी बाकी को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये फील्ड सोचते हो तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ करके आप सीधा इसी में ही लगे रहो। इन चीज़ों की कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप कब आपको ब्रेक थ्रू मिलता है या कब आप किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाते हो। डेडिकेटेडली एक कार्यकर्ता होकर के काम करना वो तो जीवन भर करना है, ठीक है, पर हर किसी को होता है कि यार इस लेवल पे पहुंच जाऊं तब तो कुछ कर पाऊं, है ना। तो उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो उसके लिए मैंने मेरा बिज़नेस शुरू किया, मेरा कपड़ों का काम है जयपुर में ही, और टचवुड मेरे को 6 साल हो गए अभी उसमें, अच्छा चल रहा है सब कुछ। और 2021 में कोविड में काफ़ी मुश्किलें आई थी, हम सभी को ही आई थी, और उसके बाद में मैंने अपना फुल फोकस मैंने ये किया था कि अब मुझे इस फील्ड में अपना अब लोग कहते कि अरे ये तो सही टाइम नहीं है, अभी तुम थोड़ा रुक जाओ, अभी तो तुम बहुत यंग हो, अभी तो तुम पहले ना इतना अपना पहले मैनेज कर लो, इतने साल तक का तुम अपना सिक्योर कर लो, फिर उसके बाद में तुम प्लान करो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात को, इस थ्योरी को मैं नहीं मानती। मैं इस थ्योरी को ऐसे लेती हूँ कि करना है तो अभी करना है ना। व्यवस्थाएं अपने आप बैठती जाती है, चीज़ें अपने आप होती रहती है। आपको पहले सोचना ज़रूरी है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस चीज़ में घुसना है। फिर क्या होता है कि अपने आप मैनेजमेंट होते हैं। अगर मैं ये सोचती कि यार मेरा काम अभी भी ऑटो मोड पे नहीं आया है और मुझे अभी भी मैं उस लेवल पे सिक्योर नहीं हुई हूँ जिस लेवल पे मैं सोचती हूँ, चुनाव लड़ना हो गया या दूसरी भी चीज़ें हो गई, जाना आना, फ्यूल, आपका स्टाफ, आपके साथ रहने वाला, 3600 चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। और मैं एक सामान्य घर से हूँ, बहुत सामान्य घर से, तो ऐसा भी नहीं कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है या फिर मेरे फादर बहुत
सब तरीके से मेरी मदद कर देंगे। वो अपने हर तरीके से हर कोई अपनी आपकी मदद करता है, पर मैं ये सोचती हूँ आपकी सोच बहुत ज़रूरी है, तब व्यवस्थाएं अपने आप बैठ जाती है। तो मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैंने ये सोचा था कि यार मुझे राजनीति करनी है ना। तो उस समय में ऑफ कोर्स, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस बीजेपी ये दो ही होता है, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो चीज़ें चल रही थी ना उससे सहमत नहीं थी। तो ये सिनेरियो चल रहा था। मीनवाइल मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर दोनों दिल्ली रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से है वो लोग दिल्ली में। तो मेरा दिल्ली बहुत फ्रिक्वेंट आना जाना रहता था। तो दिल्ली आना जाना रहता, तो यहाँ का काम, यहाँ की चीज़ें, अरविंद जी की चीज़ें, आम आदमी पार्टी की चीज़ें, जो सब मैंने देखी, जिस तरीके से यहाँ पे काम होता है और जैसी पॉलिसीज़ है, जैसी चीज़ें एक आइडल कंट्री के लिए आप देखते हो कि यार एक कंट्री है ना तो उसकी गवर्नेंस को ये चीज़ें करनी चाहिए। चाहे हम बचपन की डिबेट में बात करते थे या फिर आजकल की डिबेट में जो हम बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ होती हुई देखी। जब यहाँ होती हुई देखी तो अरविंद जी जो हमारे नेताजी, उनके नेतृत्व में इतनी चीज़ें स्पीडली और उसमें अनबायसनेस, अब मैं पॉलिटिकल इंटर उसकी अंदर की बात कर रही हूँ। अनबायसनेस मतलब जो कर रहा है वो आगे है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फादर अगर नेता है तो आगे है, या फिर तुम्हारे कोई अच्छी अप्रोच है तो तुम आगे। नो, यू हैव डन समथिंग, यू जस्ट कम। आपने किया है, आप अच्छा कर रहे हो, आप आगे आ जाओ। ग्रेडिंग होती है, ठीक है, मेरिट होती है जो हमारी, है ना, उसके आधार पे चीज़ें। तो ये बहुत फेयर गेम है यहाँ पे। मतलब जिसने अच्छा एग्जाम दिया, अच्छा लिखा, मार्क्स लाया, वो टॉप पे। तो ये जब चीज़ें मैंने ये सब देखी ना, मेरा माइंड तभी क्लियर हो गया था, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूँगी। नो मैटर कि राजस्थान में अभी बहुत शुरुआत है हमारी पार्टी के लिए और अभी लड़ाई हमारी बहुत लंबी है। मैंने वो सब चीज़ें दिमाग में नहीं रखी, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं था ना कि सीधा घुसते से ही मुझे कुछ करना है। मेरा मोटिव ये था कि धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करूँगी तभी तो मैं सीखूंगी ना। आज मैं कैसे पकूंगी? आज अगर मैं मेरी बात करूं, मैं ग्राउंड पे जा रही हूं, आज मैंने चीज़ें देखी, इतनी चीज़ें मैंने 1.5 साल में सीखी है जो मैंने शायद मैं अपनी लाइफ का आधा पार्ट मेरा एक अलग है, और ये 1.5 साल की लर्निंग मेरी अलग है, 2 साल की लर्निंग जो हम फील्ड में गए, लोगों से मिलना, बात करना। राजस्थान मैंने पूरा देखा 1.5 साल में। ये भी बहुत सुंदर बात है। एग्जैक्टली मेरे को आज अगर आप मेरे को राजस्थान के बारे में पूछोगे तो आज मेरे पास में इतनी सारी बातें हैं कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स निकल जाएंगे एपिसोड्स के। तो ये 1.5 साल में जो मुझे सीखने को मिला ना, हर कोने में जो कहते हैं कि जाने क्या दिख जाए राजस्थान में, ये बात एकदम सही है, क्योंकि हर जगह का राजस्थान अलग है। जोधपुर बाड़मेर का राजस्थान बिल्कुल अलग है, जैसलमेर साइड का, शेखावटी का हमारा राजस्थान पूरा अलग है, फिर उधर उदयपुर का बिल्कुल ही अलग है, चला जाता है कोटा के इस तरफ का, बिल्कुल हर जगह एक अलग कल्चर है। फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ पूरा बेल्ट ही अलग है, वो पूरा मैंने बहुत काम किया वहाँ पे। और तो इतने वेरिएशंस मुझे देखने को मिले और इतना कुछ सीखा मैंने ग्राउंड पे, हर जगह जा कर के कहाँ पे क्या परेशानियाँ चल रही है, यहाँ पे जोग्राफिकल चीज़ें होने के वजह से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो मैं किसी बुक्स में नहीं पढ़ पाती, वो मुझे मौका किसने दिया? अच्छा, मैं अगर एक स्टैब्लिश पार्टी में जाती वहाँ पे जमी जमाई में, तो शायद मुझे ये अनुभव कभी नहीं मिलते। व्यक्ति के खुद का सीखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं लोगों के लिए सोचती हूँ मैं काम करूँगी, मैं कब कर पाऊँगी? जब मैं उनके बारे में जानूंगी कि इनको प्रॉब्लम क्या है। मेरे को आप ऊपर से ला के बिठा दोगे, मुझे पता ही नहीं है आपकी जड़ क्या है, समस्या क्या है, मैं कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करूँगी? पर आज मैं जा रही हूँ, मुझे पता है किस जगह पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या लोग फेस कर रहे हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी, और इसीलिए मैं श्योर थी कि मैंने यही काम करना है। अच्छा, क्या होता है कि मैं बहुत खुल के आपसे बात कर रही हूँ, सिंस इट्स अ नेम कैंडिड, सो मैं बहुत कैंडिडली बात करूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद में, काम करते हुए देखने के बाद में, मुझे और किसी दल ने या कहीं से मुझे अप्रोच नहीं किया। मेरे से बातचीत भी की, बहुत बातचीत होती है और आम है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो इनफैक्ट उसके बावजूद भी जब मैं चीज़ें देख रही थी और मुझे बोला गया, अभी जब चुनाव बिल्कुल पास आता गया और जिस तरीके से हमने मुद्दे उठाए, मतलब मेरे ख्याल से तो मैं इतने टाइम से रीड कर रही हूँ कि महिलाओं के इतने मुद्दे हैं राजस्थान में, आधी आबादी है महिलाओं की, आप समझिए। उसके बावजूद भी जो वॉच है ना, वो रखनी बहुत ज़रूरी होती है। जब इस तरीके के मामले आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि FIR को वीक कर देते हैं। उसमें तरीके से आपकी सेंटेंस फॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लेमैन की तरह लिख देंगे, और कहीं ना कहीं पॉक्सो जैसे मैटर में, पॉक्सो जैसे जो इतना गंभीर
अपने देश में लिया जाता है और कानून उसको लेकर के इतना स्ट्रांग उसको लेके कानून बनाया गया, उस मामले में ये एफआईआर में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो वो तो फिर बस वो चाहे पॉक्सो कितना बड़ा भी अपराध हो वो बच गया। तो लूप होल्स यहाँ से आते हैं, इसको मॉनिटर कोई नहीं करता। वो जाके बैठेंगे, वो फोटो खिंचवाएंगे, सब जगह दिखा दी, हाँ हमारा काम हो गया, अब नेक्स्ट क्या है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक मंच चाहिए जिसका यूज करके आपने अपना विज्ञापन कर लिया। जेन्युइन कंसर्न आपको मिसिंग दिखता था। अब तो आप दो चीजें कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, अपने कैडर को एजुकेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप महिला विंग के अध्यक्षा हैं तो उनको एजुकेट कर रहे हैं, साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वर्ग है, जो चार्जशीट जैसे गंभीर दस्तावेज को समझा जाए, और एक नेत्री होने की कारण, एक नेत्री होने की जिम्मेदारी लेते हुए आप ये कोशिश कर रहे हो कि वो एक निदान तक पहुंचे। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है नेता बनने के लिए कि तुम्हें फोटो मिल गई, फुटेज मिल गई, प्रिंट में छप गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फुटेज मिल गई। मकसद ये है कि उसको न्याय मिले। तो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक, चाहे आपने अपने संगठन का नाम लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, सबका उद्देश्य ये है कि सामाजिक न्याय मिले एक व्यक्ति को। तो जब ऐसे मुद्दे उठाने लगे और इन पे बात करने लगे, तो अगेन मैं वहीं पे घूम के आऊँगी। हम जब पॉलिटिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों को लगता है अच्छा ये तो बहुत इधर उधर जा रही है, सारा काम कर रही है, अच्छा आप जैसों की तो हमको बहुत ज़रूरत है, ऐसे हमारे, आपके पास में है ऑलरेडी, उनसे काम करवाओ। लोगों में आप किस लिए हो, आप उस चीज़ को तो समझो कम से कम। सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना, क्या यही उद्देश्य रह गया है? तो आप यही जवाब देते हैं? मैं तो यही बोलती हूँ, बीजेपी और कांग्रेस को मैं यही बोलती हूँ। मेरे पास जब बात होती है, आपका जो संगठन है उनसे काम करा लो, मेरे को फोन करके बोलते हैं आपके जैसे लीडर चाहिए हमको। मैंने कहा मेरे जैसे लीडर बहुत है, आपकी पार्टी में ही बहुत है, उनको बोलो तरीके से काम करे। मैं यही बोलती हूँ। इनफैक्ट हमसे बहुत ऊपर लेवल के पहुंचे हुए लोग हैं आपके पास में, उनको बोलो काम करे इस तरीके के। आप लोग, सुंदर जवाब है। आप लोगों की ड्यूटी है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा वो चीज़। तो गायत्री, महिला होने के नाते ऑफ कोर्स पुरुष भी राजनीति में मेहनत सब करते हैं। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई आप भी लड़ रही हैं, कोई पुरुष भी लड़ सकता है। संगठन तैयार करना, जिम्मेदारी लेना, गांव-गांव घूमना, और जैसे आपने कहा कि काफ़ी मेहनत का काम है, ट्रैवलिंग बहुत लगती है, फ्यूल लगता है, समय लगता है। लेकिन एक महिला होने के नाते एक पुरुष से आपकी यात्रा कितनी मुश्किल है और कितनी दूभर है ये यात्रा, उस पर थोड़ा आप बताएं तो। चैलेंजेस ऑफ कोर्स दोनों में ही रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अपनी जो चैलेंजेस हैं अपने अपने लेवल पे वो बेयर करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं ज़्यादा भुगतती है या पुरुष कम भुगतता है, ऐसा नहीं है। दोनों के अपने अपने चैलेंजेस है, येस, बट कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, रहती हैं चीज़ें। जैसे फिज़िकली तो रहता ही है, क्योंकि वो प्रकृति ने इस तरीके से बनाया है कि आपको बहुत, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप पूरा राजस्थान घूम रहे हो या आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको उस लेवल के जो आपकी हेल्थ को लेकर के जो चीज़ें जो रहती है वो तो है ही है, ठीक है। देन मेंटली सोसाइटल जो चीज़ें हैं ना, आपको हेल्थ वाइज तो आप बेयर कर लेते हो सब चीज़ें, आप भुगत लेते हो सब, जो भी अगर कभी कहीं दर्द भी है, कुछ भी है, किसी भी तरीके की, वो सब आदमी सहन कर जाता है। पर जो मेंटली जो परेशानियां होती हैं ना, वो आदमी को बहुत परेशान करता है। स्पेशली महिलाओं के लिए जिस तरीके की टिप्पणियां राजनीति में की जाती है, वो बहुत ज़्यादा तोड़ देती है, झंझोड़ देती है आगे तक चीज़ों में। मैं आपको अगर मैं बोलूँ तो देखो, राजस्थान में भी ऐसा होता है कि, और स्पेशली जब ये बड़े बड़े नेता लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं ना, वो खा जाती चीज़ें अंदर तक की। आम जन वही बोलेगा जो उसका लीडर बोलेगा, आप समझो। आपके तरफ से क्या मैसेज जा रहा है वो ही आपके फॉलोअर्स बोलेंगे उसके बारे में, एग्जैक्टली, है ना। तो जब कोई प्रदेश का मुखिया हो गया, प्रदेश के बड़े नेता हो गए, वो अगर इस तरीके की महिलाओं को लेकर के टिप्पणी करते हैं, तो वो आम लोग तो जो वीडियो के माध्यम से देखते बोलते हैं ये तो बहुत नॉर्मल है, हमने भी बोल दिया किसी के लिए, अरे ये तो ऐसी ही है, अरे ये तो यहाँ तक कैसे पहुँच गई। समझ रहे हो आप, इस तरीके की टिप्पणियाँ इतनी लोगों के लिए आम हो चुकी है। एक महिला का कैरेक्टर एग्जैक्टली, जो कैरेक्टर एसेसिनेशन जो होता है, ये एक बिटर रियलिटी है पॉलिटिक्स की। मैंने भी फेस किया है, मेरे बारे में भी बोला गया है, अरे ये तो इससे बात कर रही थी, अरे ये तो
इसका तो यहाँ पे इससे बातचीत चल रही थी। आप समझ रहे हो, बहुत गंदी गंदी अभद्र भाषाओं का यूज़ करके किया जाता है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती, पर वो आदमी को तोड़ देता है। उसके बाद में मेरे साथ में तो एक लेवल ऐसे आ गया था कि जब इस तरीके की चीज़ें चल रही थी या बातचीत, कहीं मेरे को सुनने में आया कि मेरे बारे में किसी ने ऐसे बोला है, तो जो मेरे से आके बाद मैंने कहा अरे भाई प्लीज़ मेरे से दूर रहो, मेरे से बात मत करो, कल को आपका और मेरा नाम जोड़ देंगे कि ये तो इनके साथ है। बोले अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, तुम ही जा करके बोलोगे बाहर, भाई वो तो मेरे से बात कर रही है। आप समझ रहे हो? तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी बहुत डिस्टर्बिंग है। ठीक है, कुछ ना करके भी किसी महिला को कमज़ोर कैसे करना है। कोई अगर पॉलिटिकली कहीं जा रही है, कुछ कर रही है, लगी हुई है, अपना सब कुछ छोड़ करके दांव पे लगा करके दिन रात अगर अपना दे रही है, तो उसको कैसे तोड़ा जाए, उसके कैरेक्टर पे बात कर लो, वो वहीं टूट जाएगी। और ये रियलिटी ऐसा होता है। आपको पता है कि आप कितनी अपनी सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी की बैटल ऑलरेडी लड़ रहे हो, फिर उसके बाद में ऐसी बात हो जाना, आप कहीं के लिए आइडल होते जा रहे हो, कहीं के लिए आपके एग्जाम्पल्स देने लग गए हैं, तो आपको पता चला कि अरे मेरे बारे में तो इसने ऐसे बोल दिया, इनको पता चलेगा तो चाहे वो चीज़ें है भी नहीं, इस तरीके की कोई बातचीत ही नहीं है, और ये जो बात कह रहे हैं इनको पता लगी और इन लोगों ने भी यही बात करनी शुरू कर दी, तो मेरा क्या होगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी, है ना। तो किसी भी महिला को तोड़ना है ना पॉलिटिकली, तो उसके कैरेक्टर के बारे में बात करो। ये सोसाइटी को और ये जो लोग ऑपोजिट में रहते हैं और ऐसे जिनकी सोच होती है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और वो यही करते हैं, वो कैरेक्टर पे अटैक करते हैं सीधा। ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूँगी, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म, जितनी भी महिलाएं आगे चल करके काम करती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, ठीक है, उनके लिए मेरे मन में हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस बैटल से निकली है, मुझे पता है कि उसने कितने लांछन से हैं, मुझे पता है कि उसके परिवार में ही उसके जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन्होंने उसके लिए कितनी बकवासें करी है, समाज ने उसके लिए कितनी बकवास करी, अरे ये तो कैसे पहुंच गई वहाँ पे, अरे इसका तो हमको सब पता है। आप समझ रहे हो, मज़े लिए जाते हैं। और इस मानसिकता की शिकार कोई महिला भी हो सकती है, पैट्रियार्कल माइंडसेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स महिलाएं ज़्यादा शिकार हो सकती हैं। यस, मैं जो ये एग्जांपल दे रही हूँ इनमें बहुत तो महिलाएं खुद भी बातें करती, अरे उसका तो सब, अरे ये जो चीज़ें हैं ना, आप ये सोचो वो उस लेवल पे पहुंची है, वो सबसे लड़ी है, वो अपनी फैमिली में भी कहीं ना कहीं लड़ती है, ऑफ कोर्स। ठीक है, मेरी फैमिली बहुत ओपन माइंडसेट की है, बट स्टिल मुझे बहुत चीज़ें उनको समझानी पड़ती है, क्योंकि दे आर कंसर्न अबाउट माई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आज मैं कहीं निकल के जा रही हूँ, इनफैक्ट जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से अभी मेरे पास में रोज़ फ़ोन आने लग गए, पहले 2-2 3-3 दिन में चाहे मेरी बात हो जाए, मैं कहीं पे हूँ, मम्मी से हो गई, पापा से हो गई, जो भी, मेरे पास में दिन में 2-2 3-3 बार कॉल आने लगे, तू ध्यान से रहना, कोई तुझे कुछ कर ना दे, ध्यान रखना अपना, मतलब वहाँ पे भी तो मुझे बैटल लड़नी पड़ रही ना, उनको अश्योर करने के लिए कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, सुन अभी तू ना, अभी कुछ दिन तक है ना 10 बजे के बाद अकेले मत निकलना। मेरे लिए भी बोल दिया ना, क्यों बोला, मैंने गलती की क्या, किसी और की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? तो ये चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में, ये चीज़ें इनके बारे में बात करनी ज़रूरी है, और मॉरल जो है ना लोगों में, मॉरल साइंस को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है एजुकेशन पे हम बात करते हैं, और एजुकेशन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मसला है हमारी कंट्री का, और उसको ठीक, उसका सिस्टम ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम उसके साथ साथ में एथिकली और मॉरली भी इंसान को ठीक करना ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं परिवार की और सोसाइटी की दोनों की इक्वली जिम्मेदारी है। आप किनके साथ उठते बैठते हो, वो आपसे क्या बात करते हैं, अगर कोई बात भी कर रहा है ना तो आपकी जिम्मेदारी का आप उसको मना करो, अरे यार ऐसी बातें मत कर, ये चीज़ें मत बोला कर, अरे अच्छा लगता है क्या, आप 1-2-4 बार बोलो, वो उसकी हिम्मत नहीं होगी आपसे बोलने के लिए। मेरे को कोई किसी लेडी, कोई पॉलिटिकल किसी नेता के बारे में आकर के कोई कुछ बोल देता है ना, कितना फ्रैंक होके वो बोलेगा, मैं उसको वही टोक, देख ये मत बोल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज आप मेरे को जानते हो, कल को मेरे लिए भी कोई बोलेगा तो आप सुन लोगे क्या? तो क्या पिक्चर है वो हमको नहीं पता, क्यों किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करनी, ऑब्जेक्टिव रहे, जो काम है उस पर बात किया जाए, सामाजिक मुद्दों के लिए राजनीतिक पार्टी। एग्जैक्टली, तो आपका दायित्व ये है कि अगर कोई आपसे ऐसी बात करता भी है तो उसको आप उसी समय रोक लीजिए। किसी का कुछ भी हो सकता है, हर किसी की का निजी जीवन है, उसको उस निजता तक वहीं रहने दिया जाए, आपका कोई अधिकार नहीं कि आप उस पर कोई टिप्पणी करें। और दूसरी बात, जो जैसे हम कह रहे हैं कि एजुकेशन, कुछ तो एजुकेटेड लोग भी, धार्मिक लोग भी, सो कॉल्ड संस्कारों से वंचित रह जाते हैं,
ये भी जो एजुकेशन, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी सोच रखें। राजनीति में भी इंटरेस्ट है तो राजनीतिक विज्ञान के अच्छे लीडर्स को पढ़ें, चाहे आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ते हैं, आप किसी पार्टी के किसी आइडियोलॉजी के समर्थक हो सकते हैं। अच्छा साहित्य है, आपकी पार्टी में भी आपके नेताओं का अच्छा साहित्य मिलेगा आपको। आप अपने नेताओं को पढ़ें, महात्मा गांधी को भी पढ़ें, संयम की, सूझबूझ की पराकाष्ठा पे जिए हैं सब नेता, उसमें आपको अच्छा साहित्य मिलेगा। तो संस्कार साहित्य से आता है। Exactly. आपकी एजुकेशन अच्छे साहित्य से आती है। आप हरिशंकर परसाई को पढ़ें, आप निदा फाजली को पढ़ें, आप जिस भी धर्म में मानने वाले हैं, जिस भी जाति के मानने वाले हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ें, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ें। सब ने महिलाओं को लेके एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच रखी है और उनकी मानसिकता का दर्पण अब बनने की कोशिश करेंगे यदि आप उनका साहित्य पढ़ेंगे तो क्रिंज और मिसोजिनिस्ट एलिमेंट से बचें। भले आज के टाइम पे ऐसे लोगों का बोलबाला है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि YouTube या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसकी एल्गोरिथम्स इसको सपोर्ट नहीं करती। एल्गोरिथम्स तो सपोर्ट करती हैं क्रिंज और मिसोजिनिस्ट कंटेंट को, लेकिन जो सही है वो करने की ज़रूरत है। व्यूज़ सेकेंडरी हैं, मुद्दा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और गंभीर टॉपिक है। महिला सुरक्षा एक बहुत ही अलग अलग आयामों से सोचने वाला गंभीर मसला है। आप भी थोड़ा सोचिए, हम भी बात कर रहे हैं इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री, आपने इतनी ब्रेवरी से, इतनी निष्कपटता से इस मुद्दे पे बात की। और तमाम मेरे दोस्त हैं, विधायक दिल्ली के हों, बाहर के हों, नेता हैं जो चाहते हैं कि कैंडिडेट विद शालीन में उनसे बात हो, सबसे बात होगी। मेरी कोशिश है कि समय मैं दूं इसको। साथ साथ कोशिश करता हूं हर वीकेंड पे एक एपिसोड आए, हर वीकेंड हम एक शूट करें। संसाधनों की कमी के चलते कई बार रोकना पड़ा है, कई बार मुश्किल होती है हर हफ्ते शूट निकालना, पर क्योंकि ज़रूरी है तो समय देना ज़रूरी है। आप सबका भी नंबर आएगा, लेकिन एक महिला नेत्री, उसको सम्मान से हम लोग पुरुषों से घिरा समाज है, अब सिर्फ 33% रिजर्वेशन देने से नहीं होगा। हमें एक बहन की तरह, एक माँ की तरह उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, उसके मुद्दे को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब चीज़ें कम सही होंगी। हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन की बहुत बात करती है, ये एजुकेशन का मसला है। सेंसिटाइजेशन एजुकेशन का हिस्सा है, तो आप और हम सब इस पे सेंसिटाइज हों और ये ना सोचा जाए कि अरे भाई बहुत सारे एमएलएस का नंबर नहीं आया और एक राजस्थान की महिला विंग की अध्यक्षा का नंबर आ गया। मसला गंभीर है। आपका भी कोई गंभीर मसला है, मुझे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमेल करिए candidatewithshalin@gmail.com पर, हम बात करेंगे। यदि सामाजिक संघर्ष की लड़ाई आप लड़ रहे हैं या देश को बेहतर देश बनाने के लिए आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचूँगा। गायत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मैं एक पुरुष होने के नाते मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि ऐसे पुरुष समाज में हैं जो एक महिला के ट्रैवल को, उसके समय को, उसकी निजता को सीरियसली नहीं लेते, सम्मान नहीं देते। और आपने राजनीति में आप जो काम कर रही हैं, उम्मीद है कि और अच्छा करेंगी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी अच्छा करे, आपका संगठन अच्छा करे, मेरी उम्मीद है। और आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं, जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।